हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल लर्न फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज पहला टॉपिक होगा एनसीईआरटी के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आखिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हमारा आगे टॉपिक आएगा बहुत सारा, लेकिन आज हम स्टडी करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और ये क्या क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर किस ब्रांच से आता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक तो इलेक्ट्रो, सेकंड मैग्नेटिज्म। हम इन दोनों को कंबाइंडली अलग अलग में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर अलग होगा और मैग्नेटिज्म अलग होगा। ये हमारा दो टर्म से मिलके बनता है। इलेक्ट्रो जो है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो मैग्नेटिज्म है वो अपना बनेगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक पूरा चैप्टर है, पूरी ब्रांच है 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम दो चैप्टर अलग अलग करेंगे, एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड होगा अपना इलेक्ट्रोडायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब ही आप समझ सकते हैं कांस्टेंट, और जो डायनामिक्स है इसका मतलब ही होता है वेरिएबल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो हम इसमें सबसे ज़्यादा बात क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो कंसेप्ट होंगे कि हमारे जो चार्ज होंगे, एक तो वो कांस्टेंट होंगे और एक होंगे हमारे वेरिएबल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक पॉइंट चार्ज के बारे में बात करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा जो चार्ज होगा वो हमारा रेस्ट पे होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा जो चार्ज होगा वो हमारा रेस्ट पे होगा। और जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हमारा जो चार्ज होगा वो वेरिएबल होगा, कि चार्ज मूव कर रहा है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर, यानी चार्ज मूव कर रहा है, यानी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पूरा चार्ज जो भी करेंगे वो रेस्ट पे होगा, और इसमें हम बात करेंगे जो चार्ज वेरिएबल होगा। कहने का मतलब है कि जो चार्ज है वो मोशन में होगा, चार्ज इन मोशन। ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्ज इन मोशन। आज हम चार्ज के बारे में छोटा सा एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक छोटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा चार्ज होगा रेस्ट पे और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हमारा चार्ज होगा मोशन में। ये हम दो टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की मैं बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगा अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आपका पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटर हो गया, गॉस लॉ हो गया। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट पे। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें तो हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। एसी हो गया अल्टरनेट करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ईएमआई हो गया, एसी हो गया, अल्टरनेटिंग करंट। ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इनमें
चार्ज अपना क्या करेगा, मोशन में होगा, चार्ज अपना मोशन में होगा, और इसमें होगा चार्ज रेस्ट पे। क्या क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल, गॉस लॉ, आपका कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। चार्ज एट रेस्ट, और ये अपना होगा EMI और AC इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अब हम आगे बात करेंगे होता क्या है चार्ज। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि चार्ज, आखिर चार्ज क्या होता है। चार्ज का सिंबल होता है Q। चार्ज होता क्या है, इसकी डेफिनेशन या इसको कैसे नोटेशन में करते हैं कि चार्ज होता क्या है। चार्ज एक अपना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जिसके अंदर कुछ ना हो। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कुछ ना हो, जिसके बारे में हम आगे रिसर्च नहीं कर सकते, मतलब जो है वो है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल होगा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मास हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया अपना चार्ज। यानी चार्ज एक क्या है, अपना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब जिसके अंदर कुछ ना हो, जिसके ऊपर हम रिसर्च नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हो गया मास और चार्ज। अब चार्ज को हम लिखते कैसे हैं। चार्ज का जो सिंबल होता है, जो चार्ज का सिंबल होता है वो होता है Q। हम Q से लिखते हैं, रिटर्न लिखते हैं कि इसको नोट कैसे करते हैं, Q से। जो चार्ज की SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, वो होता है अपना कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, कूलम। SI यूनिट है कूलम, जिसको हम C से लिखते हैं। सिंबल Q हो गया, SI यूनिट कूलम हो गई आपकी, ये चार्ज की। अब हम बात करते हैं जो अपना चार्ज है वो हमेशा किसके साथ आता है, मास के साथ आता है। मतलब चार्ज में अगर मास नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा, मतलब चार्ज के लिए हमेशा आपको मास की ज़रूरत होगी। तो चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। जो अपना चार्ज है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज है वो हमेशा मास के साथ में आएगा। अब हम चार्ज और मास में डिफरेंस पता करेंगे कि क्या क्या होता है। एक और चीज, चार्ज जो होता है ना, उसका जो साइन होता है वो दो होता है। मतलब जो चार्ज होता है, एक प्लस और एक माइनस, दो चार्ज होते हैं। क्या हम किसके अंदर, अगर दो चार्ज है, अगर मैं आपसे बात करूंगा अगर प्लस प्लस है, एक चार्ज माइनस माइनस, एक चार्ज प्लस माइनस, तो अगर प्लस प्लस चार्ज है तो ये हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये आपका रिपेल करेगा। और जो माइनस माइनस है तो ये भी आपका क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भागेगा। और अगर आपका प्लस माइनस है तो ये आपका क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये आपका चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे चार्ज, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, प्लस प्लस आपका रिपेल करेंगे। ये आपके तीन चार्ज है। अगर आपका चार्ज प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस माइनस है,
तो प्लस प्लस आपका रिपेल करेगा, माइनस माइनस भी रिपेल करेगा, प्लस माइनस आपका चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि चार्ज और आपका मास में क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं आपकी बात करूंगा, आपका डिफरेंस होता है चार्ज और मास की बात की जाए, चार्ज और मास की बात की जाए तो चार्ज आपका प्लस और माइनस दोनों होंगे, दोनों साइन होंगे। आपका चार्ज की बात करेंगे तो इसमें पॉजिटिव साइन भी आएगा और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। लेकिन मास आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, और मास है वो आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपका जो चार्ज है, तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, चार्ज है वो आपकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन मास का फॉर्मूला होता है कि आप अगर मास को लिख सकते हैं तो मास इक्वल टू होता है m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v0 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है मास जो होता है, जैसे m है, m0 है, ये आपका रेस्ट मास है, m0 है जो आपका रेस्ट मास है, और जो m है वो आपका मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी। m0 है वो है आपका रेस्ट मास और m है आपका मास ऑफ बॉडी। और जो स्पीड है जो कि आपका मास ऑफ बॉडी है, ये आपकी हमेशा क्या होगी, वेरिएबल होगी। आप ये कह सकते हैं कि मास ऑफ बॉडी आपका वेरिएबल होगा, मास ऑफ बॉडी आपका वेरिएबल होगा। और आप कहते हैं कि मास डिपेंड्स अपॉन, ये जो स्पीड है ये अपने किस पे करेगी, कि ये जो मास है ये डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड, मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। तो ये आपके डिफरेंस थे चार्ज और मास में। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, मास आपका केवल पॉजिटिव। जो चार्ज है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा चार्ज, लेकिन मास है वो होता है स्पीड पे डिपेंड आपका मास करेगा। मास जो है वो आपके स्पीड पे। तो हमें क्या समझना है, अंडरस्टैंड करना है चार्ज में कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। अगर दो चार्ज है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, आमने सामने आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव रिपेल करेंगे और नेगेटिव भी रिपेल करेंगे। और चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ये आपका डिफरेंस है चार्ज और मास में। अब आपका दूसरा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो ना क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉयड होता है, चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है। तो चार्ज इज, मैं ये कह सकता हूं कि चार्ज इज नीदर बी क्रिएटेड, चार्ज इज नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज
ट्रांसफर, इट इज ट्रांसफर्ड, ये हमेशा ट्रांसफर होता है। तो चार्ज इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर्ड, चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है। तो ये हमारी एक डेफिनेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मतलब चार्ज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो पहले था वो बाद में रहेगा, ना ये डिस्ट्रॉयड होता है और ना ही ये क्रिएट होता है। तो चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है, ये एक स्थान से दूसरे। तो द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज, तो हम ये कह सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। हम ये कह सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो ये ना क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, ये ट्रांसफर्ड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे देखे जाए, मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल समझाऊं कि अगर एक बॉडी है, एग्जाम्पल, इसमें अगर +3 कूलम चार्ज, -2 कूलम और +3 कूलम, ये एक बॉडी में ये चार्ज है। और दूसरी बॉडी में अगर मैं कहूं, दूसरी बॉडी में मैं कहूं आपका +3 कूलम, +1 कूलम, तो फिर ये चार्ज क्या होगा, तीसरा चार्ज क्या होगा। तो मैंने आपको बोला है कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। तो टोटल चार्ज क्या होता है आपका, कंजर्व होता है। मतलब इसका चार्ज और इसका चार्ज आपका क्या होगा, बराबर होगा, ये ट्रांसफर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो इस बॉडी में चार्ज है और वो इस बॉडी में चार्ज है, वो दोनों बराबर होंगे। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। इसको मैं ये लिख सकता हूं। तो इसका जो टोटल चार्ज है, Q1 कितना है, +3 कूलम, Q2 कितना है, -2 कूलम, Q3 कितना है, +3 कूलम। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि +3 -2 और +3 कूलम चार्ज, ये है तीनों का, इज इक्वल टू, इसका क्या है, +3 और +1 और ये आपका मान लो x है, मतलब ये Q3 डैश कूलम है। तो यहाँ से हम Q3 डैश निकाल सकते हैं। तो ये कितना आएगा, +3 और +3 +6 और -2, ये क्या हो गया, 4। 3 + 3 6 -2 4 इज इक्वल टू 3 + 1, ये आपका क्या हो गया, 4, और Q3 क्या हो गया, +Q3 डैश। तो हम ये कह सकते हैं कि Q3 डैश इक्वल टू 0। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये टोटल चार्ज कितना है, 3 + 3 6 और -2 4, और ये 4 है आपका, ये चार्ज इसमें टोटल अगर हम कंजर्व करें तो इसमें 4 है, इसमें कितना है, +3 और +1 4। तो ये चार्ज क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा, Q3 इक्वल टू 0। या फिर हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, अगर मैं यहाँ को 2 कूलम लिख लूँ, अगर 0 नहीं, तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 4 की जगह क्या आ जाएगा, 3 + 2 5, हम इसको 5 लिख सकते हैं। तो Q3 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -1। अगर मैं यहाँ 1 कूलम की जगह +2 कूलम ले लूँ, तो ये अपना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब इसमें ना चार्ज डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है, ये ट्रांसफर होता है। तो हम ये कह सकते हैं द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
नेक्स्ट कंसेप्ट है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कोई भी मतलब अवेलेबल। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ है वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अवेलेबल लेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, मैं ये कह सकता हूं इसको अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। मतलब मैं एक ये बात कर सकता हूं कि जो ये चार्ज होता है, एक चार्ज होता है ये आपका, अगर मैं ये बात करूं कि कोई भी चार्ज है, जो इसका स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन। मैं अगर किसी की बात करूं कि अगर चार्ज है और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की बात करूंगा तो वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट चार्ज होगा 1 इलेक्ट्रॉन, और आपका 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी वो होगी 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। यह आपका होगा कूलम। 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये होगा चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये आपका स्मॉलेस्ट चार्ज होगा। अब मैं एक आपको चार्ज के बारे में एक और बात बताता हूं कि जो भी चार्ज होगा ना, चार्ज, आज पूरा हम चार्ज के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है। चार्ज होगा ना वो इंटीजर होगा हमेशा। इंटीजर का मतलब 1 2 3 फ्रैक्शन में नहीं होगा, 2.5 3.5 3.6 इंटीजर होगा। मतलब ये हो गया कि ये जो होगा ना, ये +1 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन +3 इलेक्ट्रॉन अप टू +n इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार -1 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन -3 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार -n इलेक्ट्रॉन। ये हम कह सकते हैं कि +1 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन +3 अप टू +n इलेक्ट्रॉन। ये -1 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन -3 इलेक्ट्रॉन और -n इलेक्ट्रॉन, यानी इंटीजर होगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी चार्ज है Q। अगर मैं बात करूं तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि कोई भी चार्ज है Q इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन या 3/2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये बात है तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा, ये रॉन्ग होगा, ये हमारे चार्ज नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारा इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है। 3/2 2.5 ये हमारे क्या है, फ्रैक्शन है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमारे क्या होंगे, इंटीजर पार्ट हो गए। तो हम चार्ज को ये लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू, अगर मैं चार्ज को लिख सकता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज को मैं ये लिख सकता हूं Q इक्वल टू +-Ne चार्ज को, और n क्या है अपना इंटीजर, एक इंटीजर वैल्यू आएगी 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो ये +-Ne ये अपना हो गया इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन की आपकी वैल्यू होती है, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपको याद रखनी है। 1 इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन है। n को हम इंटीजर लिख सकते हैं। n हमेशा इंटीजर होगा, ऑलवेज इंटीजर। 2.5 3/2 5/2 कुछ नहीं होगा, n हमेशा इंटीजर होगा। 1 2 3 -1 -2, तो Q इक्वल टू +-Ne ये हम लिख सकते हैं। तो मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ
यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि n जो होगा वो हमेशा इंटीजर होगा और e होगा वो इलेक्ट्रॉन, जिसका 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये तीन चीजें आपको याद रखनी। n हमेशा इंटीजर होगा, e इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, ऑलवेज इंटीजर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि कोई भी एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि कोई एक चार्ज है Q, कोई एक चार्ज है Q, वो है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18। कोई चार्ज है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। तो क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? ये Q है, कैन दिस चार्ज Q 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम एग्जिस्ट और नॉट? ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूं कि Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? Q हमें दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18। तो हम Q की जगह लिख देंगे 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो n की वैल्यू हमें निकालनी। अगर n इंटीजर आ गया तो ये हमारी वैल्यू, ये हमारा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आई तो ये हमारा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 8 इंटू क्यू है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इक्वल टू n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपके पास क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये आपकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। तो ये हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो n इक्वल टू हो गया आपका 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये क्या बन गया? 10 की पावर 19 और 10 की पावर माइनस 18 10। तो ये बन गया आपका 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1.6। ये बन गया आपका 1.6। अब मैं ये कह सकता हूँ इसको, इस दशमलव को, इस डेसिमल को हटा के मैं ऊपर 10 लिख दूं और इसको कट दिया 1 और ये कट गया 2 बार और इसको कट दिया 2 को 5 बार। तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 5। तो 5 क्या है आपका 1। तो n की वैल्यू अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 5 और n क्या आ गया अपना? इंटीजर। तो n शुड बी, n क्या आ गया आपका? इंटीजर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि q इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर। तो अगर n इंटीजर आ गया तो q इक्वल टू जो चार्ज है अपना 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम, ये क्या करेगा अपना? एग्जिस्ट करेगा। ये चार्ज अपना एग्जिस्ट करेगा। n की वैल्यू 5 इंटीजर आ गई और q इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम, ये हमारा क्या करेगी? वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। हम नेक्स्ट, ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इससे आगे का लेक्चर। ओके, थैंक यू।